नमस्कार, खबर फास्ट पर आज का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। देश भर में अभिभावकों के लिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी परेशानी का एक बड़ा कारण है। मनमाने तरीके से फीस वृद्धि और अलग अलग तरीकों से अभिभावकों की जेब पर बोझ डालकर मुनाफा कमाने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए कानून की मांग हमेशा उठती है। हरियाणा में भी मनमाने तरीके से फीस वसूलने का गोरख धंधा किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसे लेकर कानून लागू कर दिया। हालांकि इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके साथ इसे नियमबद्ध भी किया गया है। हालांकि हरियाणा में लागू हुए फीस वृद्धि कानून पर सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या ये कानून प्राइवेट स्कूलों को मनमानी का लाइसेंस है या वाकई प्रदेश में शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगेगी, जिससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। यही आज का बड़ा मुद्दा। तो हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए हरियाणा सरकार ने फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर इस कानून के तहत फीस बढ़ोतरी को लेकर क्या होंगे नियम। उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चल रही निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसते हुए फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया है। प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालकों को 1 फरवरी तक फॉर्म 6 भरने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए फॉर्म भी जारी कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों को जहां अपनी अपनी अनिवार्य गतिविधियों की प्रोस्पेक्टस में जानकारी देनी होगी, वहीं स्कूल 10.13% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। हरियाणा में इस समय 6200 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। खास बात यह है कि स्कूल पुराने बच्चों की फीस तभी बढ़ा पाएंगे जब अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि होगी। अब ये नियम लागू होने से जहां अभिभावकों को यह पता रहेगा कि अगले साल उनके बच्चे की कितनी फीस देनी होगी, वहीं वो स्कूलों द्वारा अनिवार्य शुल्क बताकर बेवजह वसूले जाने वाले अतिरिक्त चार्ज से भी बच सकेंगे। प्राइवेट स्कूल किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र में किसी कक्षा, ग्रेड स्तर में नए प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए नियम के मुताबिक फीस निर्धारित करने में स्वतंत्र होंगे, लेकिन आगामी सालों के लिए नए प्रवेशित छात्रों की ऐसी फीस में वार्षिक वृद्धि नियमों के मुताबिक ही होगी। टीम खबर फास्ट। तो फीस वृद्धि कानून हरियाणा में लागू कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। उन सवालों पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेश चंद, उपाध्यक्ष निजी स्कूल संघ हरियाणा। साथ ही संदीप कुमार, अभिभावक संघ की ओर से हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया गया। इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर वाकई शिकंजा कसेगा, नकेल कसेगी, और कहीं ना कहीं नियमबद्ध होने की वजह से अब मनमाने तरीके से स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। हालांकि जो नियम बनाया गया है उसमें यह कहा गया है कि 10% से ज्यादा बढ़ोतरी फीस में नहीं की जा सकती। हालांकि इसको लेकर सरकार ने एक फॉर्म भी जारी किया है। फॉर्म 6 भरकर 1 फरवरी तक सरकार जो तमाम प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें देना होगा। तो हरियाणा में लगभग 6200 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि पर ही यह फीस बढ़ाई जा सकेगी। वहीं निजी स्कूल को 1 फरवरी तक फॉर्म 6 भरने के निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। सुरेश रोड अब से कुछ ही देर बाद जुड़ जाएंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेश चंद, उपाध्यक्ष निजी स्कूल संघ हरियाणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
और संदीप कुमार, लीगल एडवाइजर अभिभावक संघ भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। हुकुम सिंह भाटी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा, उससे पहले सुरेश चंद जी से एक रिएक्शन में लूंगा। सबसे पहले सुरेश चंद साहब, आज जो जिस तरह से हरियाणा सरकार ने फीस बढ़ोतरी को लेकर कानून लागू कर दिया, इस पर आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने अंदर अमेंडमेंट करके लाया गया है जी, वो एक निश्चित रूप से स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी स्कूल अकॉर्डिंगली फीस बढ़ती थी, लेकिन जब अब फीस बढ़ेगी उसके लिए एक गाइडलाइन, एक पैमाना दे दिया गया है और इससे स्कूल खुश हैं। बल्कि स्कूल के ऊपर पहले बात की जाती थी अपनी मनमर्जी करते हैं, वो पहले भी नहीं करते थे, लेकिन आज ये जो हम भी चाहते थे ऐसा कोई कानून आए जिससे कि कोई कैपिंग हो। अभी जो फॉर्म 6 के हिसाब से इन्होंने 2 क्राइटेरिया बनाए हैं जी। एक CPI प्लस 5%, आपकी जो टोटल फीस की कैप है जी। जो इस साल की कैलकुलेट हुई है 10.13 हुई है, इससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हम जी। लेकिन ये नहीं है कि हम फ्लैट 10.13% फीस बढ़ाने का हमें अधिकार मिल गया है जी। उसके लिए जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक 12 महीने की जो टीचिंग स्टाफ की सैलरी है उसकी एवरेज प्लस जनवरी 21 से लेकर के दिसंबर 20 तक की जो सैलरी है, उन दोनों की सैलरी का जो डिफरेंस है, मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि सपोज 20 में 12 महीने की सैलरी 1 करोड़ बनती है जी। और 21 के अंदर वो सैलरी बनती है 1 करोड़ 6 लाख जी। तो 6% वृद्धि की परमिशन हुई। कोई अगर किसी की फीस 1 करोड़ 15 लाख हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 15% फीस बढ़ा सकता है, उसके अंदर वो कैप लग गई कि 10.13 CPI प्लस 5%, वो कैप लग गई, मैक्सिमम पे कैप लग गई, ज्यादा पे और कम है तो 10.3 से कम है तो वो वाजिब है। ये इस तरीके से फीस वृद्धि करने का एक नियम बन गया है, इससे हम खुश हैं। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर जो पीरियड फीस बढ़ाने के लिए दिया गया है उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू, हमने एक लेटर लिखा है, हम कल मेल करेंगे कि 2020 और 2020 के अंदर फीस जो बढ़ाई थी रोल बैक कर ली गई और 2 साल स्कूलों का जितने भी पूरे क्षेत्र में स्कूल है पूरे हरियाणा के अंदर उनकी ना तो फीस वृद्धि हुई है और ना ही सैलरी के अंदर वृद्धि हुई है। 2-4-5% स्कूलों में शायद ये फिट रहेगा, लेकिन ज्यादातर 95% स्कूल हैं जो कि इस वृद्धि के कारण फीस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम सरकार से डिमांड भी करेंगे आपके माध्यम से भी कि ये जो कैपिंग है, कोई ना कोई ऐसा फार्मूला या तो पिछले साल का या इस साल के कोई स्पेशल एक फिगर दे करके उसको परमिट किया जाए, क्योंकि चैलेंजेस काफी इसके अंदर जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं वो आ रहे हैं और उसके अंदर क्योंकि अब आज शाम को साइट खुली है, कल इसको स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद टेक्निकल क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको भी हम उस लेटर के अंदर करके हम कल दोपहर बाद डिपार्टमेंट को लेटर लिखेंगे, अपनी क्वेरीज को उनको फीड भी करें, बताएंगे कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं और इन पे आप जरा हमारा ध्यान दें। ठीक है सर। संदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीगल एडवाइजर अभिभावक संघ। संदीप कुमार जी, हरियाणा में फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया गया है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए जी, मैं बिल्कुल विरोध करता हूं और ये कहना कि अब एक नियम लागू है ये भी बिल्कुल गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जी। ये हमारे पहले से एक लॉ है, एक नियम है कि कोई भी पहले 8% की दर थी ये, और 8% भी आप जब कर सकते थे जब आप नई कोई चीज स्कूल में इंट्रोड्यूस की जाए, कोई नई सुविधाएं दी जाए, और इससे तो एक तरह से स्कूल मालिकों को एक खुली छूट बन गई कि आप हर साल 10% फीस इंक्रीज कीजिए, जबकि पहले यही 7 से 8% था क्राइटेरिया, और वो भी तब जब आप नई चीज कोई इंट्रोड्यूस करेंगे, नई फैसिलिटी करेंगे, तो हम अभिभावक कहाँ जाए? अब ये बताइए ना, ये तो एक बिल्कुल भ्रामक वो बनाया गया है, ना कभी किसी पेरेंट से कंसल्ट किया गया है जी। और इसके ऊपर ना मैं एक चीज और कहता हूँ, एक नेशनल लेवल पे एक परफॉर्मा दिया गया है फीस वृद्धि का, नेशनल चाइल्ड कमीशन ने, वो फार्मूला लागू होना चाहिए जी। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास, संपर्क लगता है टूट गया, दोबारा आपको रिकनेक्ट करके आपके पास मैं सवाल लेकर आऊंगा।
हुकुम सिंह भाटी साहब, देखिए फिलहाल जो अभिभावक संघ की तरफ से तो कहा जा रहा है कि पहले देखिए 7 से 8% का क्राइटेरिया था, जब स्कूल में कुछ नई चीज या नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की जाए, कोई नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जाए, लगातार फीस बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब जिस तरह से 10.13% का एक आंकड़ा दे दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि भाई प्राइवेट स्कूलों को मनमानी का लाइसेंस सरकार ने दे दिया है। भाटी साहब। जी जी जी। भविष्य आगे जी, देखिए मेरा थोड़ा सा जो ऑडियो थोड़ी दिक्कत कर गया, मैं इसी के जरिए, मेरी आवाज आ रही है क्या जी आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है, रखिए अपनी बात। चलिए, देखिए, ये कहना कि निजी स्कूलों को कोई ऐसा लाइसेंस मिल गया है कि अभिभावकों को लूटना है, मनमानी करना है, ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई वाजिब नहीं है। देखिए, ये एक पहली बात तो जो निजी स्कूल थे वो एक लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि हमें फीस वृद्धि की इजाजत दी जाए। यद्यपि पहले भी फार्मूला तय था और बैलेंस शीट और सारी डिटेल्स भर के, कितनी सैलरी है, कितने ओवरहेड्स हैं, क्या नया कोई नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है या क्या कोई काम किया, तब फीस बढ़ाने की इजाजत थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी इसको और कारगर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं और बाकायदा स्कूलों का, जैसे अभी मैं आपके माध्यम से भी सुन रहा था कि जनवरी 20 से लेकर दिसंबर 20 तक का और 21 का ये कितनी सैलरी स्कूलों ने दी है, उसके हिसाब से ये फीस वृद्धि का एक क्राइटेरिया दिया है। तो ओवरऑल में ये कह देना कि 10% वृद्धि का एक मनमाना वो दे दिया है, ये सब बातें ठीक नहीं है। दूसरी बात, फॉर्म 6 वो भर के देना है, कंपलसरी है ये, और उसके लिए फरवरी की 1 फरवरी तक की इसकी लास्ट डेट तय की है। और इसमें जो है वो फॉर्म 6 में सारी डिटेल्स हैं, वो डिटेल देने के बाद ही वो फीस वृद्धि होगी। और ये मैं ही समझता हूं, देखिए, सरकार ने इस मनमानी को रोकने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की हैं, ना कि किसी तरह की मनमानी की कोई परमिशन प्राइवेट स्कूल्स को दी है। देखिए, दूसरी बात भविष्य त्यागी जी, मैं इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्राइवेट स्कूलों का भी शिक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम साइड नहीं कर सकते। दूसरी बात, उनका जो योगदान है उसको किसी भी तरह मनमानी के रूप में भी इजाजत नहीं दी जा सकती। पिछली सरकारों में एक वो 234A का एक प्रोविजन बना रखा था, कुछ स्कूल अपने बैलेंस शीट, अपनी डिटेल्स देते थे, कभी नहीं देते थे, तो इस तरह का एक वो चल रहा था। लेकिन अब कंपलसरी है, अगर आपको फीस वृद्धि करनी है, स्कूल चलाना है, तो फॉर्म 6 आपको भरकर देना ही पड़ेगा, और इसके लिए लास्ट जो डेट है वो भी फिक्स की है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक कारगर कदम रहेगा और किसी को मनमानी का कोई अधिकार इसमें नहीं दिया जा सकता। बाकायदा एक क्राइटेरिया तय किया है, उसके तहत ही ये वृद्धि की जा सकती है। नहीं, देखिए, संदीप कुमार भी कह रहे थे और सुरेश चंद साहब भी कह रहे थे, वो भी बता रहे हैं कि देखिए कोई टेक्निकल पेंच अभी हैं, वो पत्र लिखेंगे आपको, मतलब साफ है कि बातचीत तो नहीं हो पाई है, ना ही अभिभावक संघ को से बातचीत हुई, ना उनको लूप में रखा गया। नहीं, देखिए, जहां तक अभिभावक संघ की बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अलग अलग पार्टी को इनवाइट किया गया हो। अभिभावक संघ की जब भी उन्होंने सरकार से मांग किया, उसको सुना गया है, उस पर काम किया गया है और बहुत स्कूलों की मनमानी को रोका गया है। अभिभावक संघ का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये तो बड़ा एक ऐसा इशू है कि अभिभावक संघ मिलकर के बहुत अच्छा काम होना चाहिए था, वो उसकी और भी रहती है। देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र में केवल किसी को मनमानी का अधिकार नहीं हो सकता। और देखना वो कैसे बंद हो गया। जी ठीक है भाटी साहब, आ रही है आपकी आवाज, पूरी कीजिए अपनी बात। आवाज तो आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। जी, लोकतंत्र में कभी भी किसी को मनमानी का अधिकार नहीं दिया जा सकता, इसलिए इन संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है, सरकार मानती है। और हमेशा अभिभावक संघ ने जो बातें, जो
किसी भी तरह की डिमांड समस्याएं रखी हैं, उसके ऊपर सरकार ने गंभीरता से काम किया है। और कोरोना पीरियड में बहुत सारे स्कूलों का, बहुत सारे नहीं, एक जनरल एक सरकार ने एक आदेश देकर के किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हो सकती। जो मान लिया बस के चार्जेस लगातार डालते थे, जब बसेज चली नहीं है तो उनके चार्जेस को हटवाया, बहुत सारी फीसों को हटवाने का काम किया, ये सरकार ने किया है। और ये अभिभावक एकता मंच की ही जो डिमांड रही है, पेरेंट्स की डिमांड रही है, उसी के ऊपर सरकार ने काम किया है। ठीक है सुरेशन, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, जिस तरह से फिलहाल इस कानून को नियमबद्ध किया गया है, आप भी कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत होना जरूरी है, लेकिन कई आरोप ऐसे भी हैं कि प्राइवेट स्कूलों के पास काफी ज्यादा सरप्लस है, मुनाफे का फंड भी मौजूद है। उसके बाद चूंकि कोरोना काल है, स्कूल बंद है, शिक्षा प्रभावित हो रही है, रोजगार प्रभावित हो रहा है, ऐसे में इस वक्त ये फैसला करना उचित नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राइवेट स्कूलों में बैलेंस शीट की बात की जाए, या फिर किसी जिस तरह का मुनाफा है या फिर जिस तरह की कमाई प्राइवेट स्कूलों की है, उसको लेकर किसी तरह का ऑडिट भी नहीं होता है, तो ये भी कई सवाल खड़ा करता है। जी देखिए, ऐसा है कि सभी स्कूल एक कानून के तहत चल रहे हैं जी, और उसके अंदर से अकाउंटिंग के पार्ट हो या दूसरे पार्ट हो, उसको निश्चित रूप से उसको फॉलो किया जाता है। और रही बात फीस वृद्धि की बात को लेकर के, अगर इस बात को लेकर चल रहे हैं, तो पहले कानून के अंदर कुछ खामियां थी जिसमें कि फीस की कंट्रोल का हो सकता है चैलेंजेस था। और आज की तारीख के अंदर जो कानून बना है उसके अंदर कैप लगा दी है कि CPI प्लस 5% की, वो एक कैप लगी है। अगर स्पेसिफिकली कभी 7th पे 8th पे कमीशन कोई आता है, उस समय CPI प्लस 10% का एक फार्मूला बना दिया है जी। अगर इससे कम किसी की फीस, उसने एक कंपोनेंट से जोड़ दिया, सैलरी से जोड़ दिया है जी, कि जैसे सैलरी बढ़ेगी आप फीस बढ़ाएंगे, सैलरी नहीं बढ़ेगी आप फीस नहीं बढ़ा सकते। सर, मेरा सवाल ट्रांसपेरेंसी को लेकर था। देखिए, ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक डिजाइन किया गया है। सुरेश जी, बड़ा सवाल ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। प्राइवेट स्कूल में ऑडिट्स नहीं है, बैलेंस शीट की जो पारदर्शिता है वो कैसे बनेगी? चैलेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं कि इसके अंदर, क्योंकि 62,000 स्कूल हैं, 62,000 में से 50% स्कूल आपके प्राइवेट स्कूल हैं। उन 50% प्राइवेट स्कूल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूल आते हैं, छोटे शहर में भी स्कूल आते हैं, बड़े शहर में भी आते हैं। अगर हम 2, 3, 4, 5% स्कूल जो वेल ऑफ स्कूल हैं, जो जिनके पास सरप्लस भी ज्यादा हो सकता है, उनको लेकर के कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, उनको लेकर के हम बात नहीं कर सकते। अब हम मासिस में बात करें, अगर सभी स्कूलों की बात करें, सभी स्कूल आज की तारीख में बहुत चैलेंज में चल रहे हैं। पिछले 2 साल से बसेज खड़ी हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट भी जारी है, सारे इंश्योरेंस भी हो रहा है, और 2 साल उनकी लाइफ भी कम हो गई है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फाइनेंशियल एक बड़ा चैलेंज है स्कूल्स के लिए। तो उन बातों को लेकर के ये जो नियम बना है, क्योंकि आगे के लिए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से बड़ा अच्छा रहने वाला है। और दूसरी, कुलदीप जी ने, अभिभावक ने एक बात कही थी कि पहले 7%, 8% तक की लिमिट थी। ऐसा एक्ट में कहीं नहीं लिखा, मैंने एक्ट को थॉरोली पढ़ा है। एक्ट के अंदर पहले कहीं कंडीशन नहीं थी कि 8%, बल्कि कोई लिमिट नहीं थी। आप 25% भी फीस बढ़ा दें, लीगली आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो यूपी के अंदर ये एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है, बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, उसको ऑलमोस्ट उस गाइडलाइन को लिया गया है कि आपको CPI प्लस 5% की कैपिंग की गई है और सैलरी से रिलेट किया गया। मैंने जो चैलेंज आया, मैं तो सिर्फ इसलिए दोहराया है कि वो जो चैलेंज है कि आपका इस 2 साल के दौरान है सभी स्कूलों को, वो चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हम रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करेंगे, ताकि 22-23 के लिए जो फीस निर्धारित हो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसीडर करें। मान लो जिसकी कोई 10% से नीचे की फीस आती है तो दैट्स फाइन। कुछ स्कूल ऐसे भी होंगे जिनकी सैलरी कम हुई होंगी, स्टाफ कम हुआ होगा, तो उसके लेवल पे इश्यू आ जाएगी। क्योंकि बीइंग वाइस प्रेसिडेंट आई हैव टू, मुझे सभी स्कूलों के बारे में बात करनी है और सभी के सभी पूरे स्टेट के अंदर जो हमारे स्कूल हैं उनके बारे में बात करनी है। उस बात को लेकर के मैं हुक्म जी से सहमत हूँ। सरकार कोई भी नियम बनाती है तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको रिजोल्व करती है, और इस दौरान ये जो एक्ट बना है, इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है, मैं निश्चित रूप से इसके खुले मन से प्रशंसा करता हूँ। और मैंने थोरोली एक लाइन को बारीकी से पढ़ा है, कहीं पर भी किसी का अहित नहीं हो रहा है। लेकिन सुरेश जी, एक सवाल ट्रांसपेरेंसी को लेकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? करेंगे इसमें
एक बोर्ड बनेगा स्कूल के लिए, हम हमारे सारे मेंबर्स को हम अपने लेवल पे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, ठीक है सर। डिपार्टमेंट से भी ट्रेनिंग ली है ताकि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। ट्रांसपेरेंसी में अगर कहीं कोई मेंबर भी गड़बड़ कहीं नहीं, पर सुरेश जी, transparency मेरी नहीं आवाज रखता आप तक पहुंच उसको रही है क्या? डिपार्टमेंट भी उसको चेक कर सकता है। ठीक है, और सुरेश हम जी भी तक check कर मेरी सकते आवाज हैं। नहीं पहुंच रही है। उस लेवल वापस पे से transparency में टेक्निकल कई इशू को बात, क्लियर कर वापस कोई मैं आपके challenge पास नहीं आने आऊंगा। वाला है। और उसके सुरेश अंदर रोड साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। सुरेश रोड साहब, सवाल यह है, जिस तरह से फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया गया है और 10.13% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, शिक्षा के स्तर को कामयाब करने के लिए कोई प्रयास अगर सरकार करती तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती। ये सिर्फ फीस की बात करते हैं। पहले ही गरीब आदमी, जब से ये कोविड का दौर शुरू हुआ है देश में और प्रदेश में, जी, पहले से ही फीस देने की स्थिति में बच्चे नहीं है या अभिभावक नहीं है। और ये स्तर शिक्षा का जो बढ़ाना चाहिए उसके ऊपर इनका कोई ना कंट्रोल है ना पारदर्शिता है, जो बार बार आप भी इनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे भैया जी, ना जवाबदेही है। ठीक है जी। कांग्रेस पार्टी शिक्षा के स्तर को अच्छा अगर सरकार बनाती है तो हम स्वागत करते हैं फीस बढ़ाने का। और जो प्राइवेट स्कूलों के जरिए जो लूट है उसको अगर ये अलाउ करते हैं, उसमें कौन सी धारा है, क्या है? एक जन विरोधी कानून अगर कोई बनाता है तो उसमें धाराओं का चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए, करनाल सुरेश चंद भी कह रहे हैं ना पिछली बार कि भाई मैं जिस तरह से पहले मनमाने ढंग से फीस में बढ़ाई जाती थी, अब सरकार ने उस पर कैप लगा दी है, ऐसा है। नियमबद्ध कर दिया है। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ जी। पिछली सरकार में यही मनोहर लाल खट्टर साहब करनाल में थे और स्कूलों के अभिभावकों की मीटिंग में इन्होंने जो बयान दिया था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन्होंने ना तो शिक्षा से इनका सरोकार है हमारा, तो हम इससे बढ़ के आगे बात करते हैं कि इन्होंने सरकारी स्कूलों की जमीनें बेच दी हैं, सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। जो गरीब माँ बाप का बेटा है या बेटी है वो कहाँ पर पढ़ेगा? आप बात करते हैं समाजवाद की, आप क्यों नहीं सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बढ़ा देते? और दूसरी बात, बीजेपी के मेरे साथी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सर, गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज हैं उनकी इन्होंने घोषणा पत्र में चुनाव से पहले, जब पहली बार सरकार आई इनकी, फर्स्ट गवर्नमेंट आई बीजेपी की खट्टर साहब की, घोषणा पत्र में मेंशन किया था, इन्होंने वादा किया था कि गवर्नमेंट इनको अपने कंट्रोल में ले लेगी। उनमें 20-20, 25-25 लाख में जो गवर्निंग बॉडी के जो मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान है वो लेक्चरर या प्रोफेसर या असिस्टेंट जो दूसरे क्लर्क वगैरह उनकी भर्ती करते हैं पैसे ले लेकर, और बिल्कुल उस पे कंट्रोल गवर्नमेंट ने 95% गवर्नमेंट उसमें सैलरी पे करती है। उन मठाधीशों को गवर्नमेंट क्यों करप्शन का मौका दे रही है? जब घोषणा पत्र में इनके था तो इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को क्यों नहीं अपने अंडर लिया? वहां पर डीएचसी नॉमिनी, एक अपना डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन होता है, आजकल तो इन्होंने नाम भी बदल दिया, शायद एसी बन गए होंगे अभी। डीएचसी का एक नॉमिनी आता है जब इंटरव्यू होता है किसी भी प्रोफेसर का या लेक्चरर का कॉलेजों में या प्रिंसिपल का। एक वीसी नॉमिनी होता है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो आती है, ठीक है। लेकिन वहां पर वो धरे धराए रह जाते हैं जब तक मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान साइन नहीं करता, ना डीएचसी नॉमिनी की वहां पर कोई पूछ होती, ना ही वीसी नॉमिनी की पूछ होती। और वो मैनेजमेंट कमेटी का जो प्रधान है वो चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे शिक्षा से उसका कोई मतलब क्यों ना रहा हो, चाहे वो स्कूल और कॉलेज के पीछे से जिंदगी में ना निकला हो, वो व्यक्ति जब तक साइन नहीं करेगा, अपनी मोहर नहीं लगाएगा, तब तक कोई लेक्चरर नहीं लगता। और वो तब लगता है जब 25 से 30 लाख के मध्य में जो बोली लगती है। मेरे पास मेरे पुंडरी हल्के के कैथल जिले के 4 एग्जाम्पल है ऐसे। मैं देता हूँ मुख्यमंत्री जी को लिख के और वो करे कार्रवाई। मैं साबित करता हूँ, एफिडेविट दिलाता हूँ लोगों से। ये 10% की ये धारा है, ये फालतू की बातें करने का इस समय लोग समझ चुके हैं। इनको ये फील्ड में आएंगे तो तब लोग बताएंगे ये सारी बातें। नहीं सर, कांग्रेस पार्टी इनसे शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लिए जवाबदेही चाहती है। नहीं, कानून की मांग तो सर लगातार हो रही है। बच्चे को पढ़ा सके, मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार कानून की मांग तो सर उठती आई है ना। अब सरकार ने नियमबद्ध किया उसे। हाँ जी, प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस जो बढ़ोतरी होती है उसे लेकर कानून की मांग तो लगातार होती आ रही थी।
अब उस पर कैप लगा दी है सरकार ने, नियमबद्ध कर दिया, ये कानून कोई लागू कर कैप दिया। नहीं है, ये सब आंख मिचौली है, कोई कैप नहीं है। आप सरकारी स्कूलों को बेच रहे हो और इधर 10% की जो ये बात करके कैप लगा के ना ये बड़ा फायदा देना चाह रहे हैं कोई, ये षड्यंत्र है कोई इसमें, देखना आप। ठीक है, सरकारी स्कूलों को तो आप बंद करने लग रहे हो और उधर से उसकी इनका फीस पे अंकुश लगा दिया, मजबूरी में लोग फीस 2 नंबर से देने लग जाएंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ये संदीप कोई कुमार बात भी कुछ थोड़ी है रिएक्ट इनकी। करना चाह रहे थे और इसका जवाब हुकुम सिंह भाटी से लेंगे हम। मैं आप एक हुकुम ब्रेक के सिंह भाटी से पूछो, ब्रेक का वक्त है सर, ब्रेक का वक्त है, मैं आप ब्रेक के लिए रुक मेरी रहा हूँ रिक्वेस्ट आपसे, जी। आप हुकुम सिंह भाटी से ये पूछो, जी। और मैं हुकुम सिंह भाटी से जिसे भी प्रार्थना करता हूँ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, अगर वो यहाँ बैठे हैं, वो ईमानदारी से अपनी सरकार से आज नहीं तो अगली डिबेट से पहले पूछ के बताएं, जो गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं जिनमें 95% गवर्नमेंट का पैसा व्यर्थ होता है, जाया होता है, तो उन कॉलेजों को गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने ये बोला था कि हम उनको कंट्रोल में लेंगे, क्यों नहीं लिया आज तक? ठीक है सर, मैं इसका जवाब लूंगा। सुरेश रोड साहब, जिस तरह से आपने गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को लेकर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए, उस पर मैं जवाब लूंगा भाटी साहब से। और संदीप कुमार जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उनके पास भी मैं आऊंगा। इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। हर तरफ है शोर का दम, सबके बीच बवाल ज्यादा, खबर कम। आपके लिए उत्तरदायी हैं हम। अपराध से राजनीतिक शय तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो हरियाणा में फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया गया है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हुकुम सिंह भाटी साहब, मैं आपके पास आऊं। जो आरोप सुरेश रोड साहब ने लगाए थे, लेकिन उससे पहले मैं संदीप कुमार का रुख करूंगा। संदीप, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल रिएक्ट करना चाह रहा था। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, जो इन्होंने 10 पॉइंट का ये जो कैपिंग रखी है, बहुत ज्यादा है जी। अगर आप मात्र 3% फीस बढ़ाते हैं जी, तो मात्र 3% की वृद्धि से आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके 10% सैलरी बढ़ा सकते हैं जी।
और दूसरी बात ये जो कहना कि फॉर्म 6 है, ये अभी से नहीं, ये पहले से भी है। और ये तो एक तरह से प्राइवेट स्कूल्स को खुली छूट दे दी कि आप 10% तक बढ़ाइए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि नियम में लिखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 10% का क्राइटेरिया रखा है, किस आधार पर रखा है? जी ठीक है। हुकुम सिंह भाटी साहब, जो सुरेश रोड साहब ने आरोप लगाया था गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को लेकर, दावा आपने चुनावों से पहले किया, वादा किया, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे। दूसरा, ये 10% की जो कैपिंग जो ये रखी गई है, ये किस आधार पर रखी गई है, जो पूछ रहे हैं संदीप कुमार? देखिए भविष्य त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी ही केवल आरोप प्रत्यारोप का काम करती है, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर की बात है। इसलिए उनके आरोपों पर बहुत ज्यादा बात करना मुझे बहुत ज्यादा तार्किक नहीं लगता। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, मैं संदीप जी की जो बात थी मैं उसको क्लियर करता हूं। उन्होंने कहा कि ये 10% का कैप बढ़ा के एक मनमानी के लिए रास्ता तैयार कर दिया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो ये 10% का कैप लगाया है, ये पहले उन्होंने फॉर्म 6 भर के अपना पिछला सारा हिसाब देना है। उसके बाद उनकी फीस का एवरेज, उनकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी स्टाफ को देते हैं, उसका एवरेज क्या आ रहा है, उसके बाद जो है ये वृद्धि का प्रावधान रखा है। ऐसा नहीं है कि मर्जी आए और टोटल का 10% उसको बढ़ा दो, ये इस तरह का ये प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात, जो बीजेपी ने वायदे किए थे, आप शिक्षा से संबंधित लगाइए, सबसे पहला वायदा था कि जो ट्रांसफर इंडस्ट्री शिक्षा विभाग में पिछली सरकारों में चलती थी, उस ट्रांसफर इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया। विधायक के पास, मंत्री के पास एक भीड़ होती थी अध्यापकों की, जो अपनी मनमानी जगह पर ट्रांसफर चाहते थे। एक ऑनलाइन पॉलिसी बना करके पूरे प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी की, और पिछले पूरे 5 साल और अब हमारी सरकार के इन 2 सालों में उसी पॉलिसी के तहत ट्रांसफर किए गए। उस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया जिसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह कांग्रेस में व्याप्त था। इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस का काम तो केवल और केवल जो है किसी भी उसका बुराई करना है, उसके आरोप प्रत्यारोप करना है। दूसरी बात, स्कूलों की अपग्रेड करना, बच्चों की संख्या बढ़ाना, और जो स्कूल, ऐसा भी है, हमने ये भी किया, जो स्कूल वहां मिनिमम बच्चे अगर नहीं थे तो उन स्कूलों को किसी ना किसी दूसरे स्कूल में, जो नजदीक में स्कूल था, उसमें मर्ज किया। और उस शिक्षा को बढ़ाने का सुधारीकरण पूरे 5 साल पिछली सरकार में और अब 2 सालों से सरकार ने जारी रखा। कॉलेजेस की बिल्डिंग्स की बात लगा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लगाइए, सरकार ने उस सबको बढ़ाने का काम किया है। ये कांग्रेस की तरह नहीं। कांग्रेस ने क्या किया, मैं सुरेश रोड जी को बताना चाहूंगा। ठीक है, राजनीतिक, मैं बहुत जल्दी एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, एक टेक्निकल सवाल, क्योंकि फॉर्म 6 तो पहले भी प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट स्कूल संचालकों से भरवाए जा रहे थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। स्कूलों को अपग्रेड भी किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया। ठीक है, एक टेक्निकल सवाल ये है कि फॉर्म 6 तो पहले भी प्राइवेट स्कूलों से भरवाए जा रहे थे। क्या अब जो एक कानून लागू किया गया फीस वृद्धि को लेकर, अब किस तरह से जो प्राइवेट स्कूलों की इनकम है, प्रॉफिट है, और जो वेतन वृद्धि है कर्मचारियों की, क्या उस पर ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर त्यागी जी, जवाब मेरे को देना है ना? जी भाटी जी। निश्चित तौर पर देखिए, पहले क्या था कि कुछ स्कूल तो फॉर्म भर के देते थे, 31 दिसंबर तक देना होता था, और बहुत सारे स्कूल नहीं देते थे, फिर भी चल रहा था, पिछली सरकारों से ट्रेंड चलता आ रहा था। इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, और मैंडेटरी है फॉर्म 6 देना।
अभी उसके लिए जो 1 फरवरी की डेट निश्चित की है जी, अगर वो स्कूल वो फॉर्म 6 भर के नहीं देगा तो वो फीस वृद्धि नहीं कर सकता, उसकी मान्यता पर भी सोचना होगा। सुरेश चंद जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन संदीप आपसे एक इसी पर मैं जवाब लेना चाहूंगा। क्या महज फॉर्म 6 से जो भी ट्रांसपेरेंसी है, चाहे प्राइवेट स्कूलों की इनकम की, प्रॉफिट की या वेतन बढ़ोतरी की बात की जाए, क्या वो आ पाएगी? मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। ये पहले भी ये चीज थी कि ऑडिट होगा स्कूल का जी, लेकिन कभी किसी स्कूल का ऑडिट नहीं हुआ। मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहतक में एक RTI लगाई, उनसे पूछा कि कितने स्कूलों ने फॉर्म फिलअप किए फॉर्म 6 से। दूसरी बात जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, मैंने इसी के संदर्भ में एक RTI लगाई और जब मुझे उस RTI का कोई जवाब नहीं मिला, सेकंड अपील तक मैं गया और उसके बाद जो चीजें कह रहे हैं कि किस टीचर की कितनी सैलरी होगी, कितना होगा, और वहां मुझे सेकंड अपील में जाने के बाद एक जवाब आता है, हम इस तरह का कोई अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखते जी। और ऑडिट होता है। मुझे माननीय हुक्म सिंह जी एक स्कूल का, पूरे हरियाणा के एक स्कूल का बता दीजिए पिछले 5 साल में ऑडिट करवाया हो, ये कितनी सैलरी होगी, कितना ये एक्सपेंसेस होगा, ये बगैर ऑडिट के नहीं पता लग सकता जी। और अभी 134 से जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और सरकार ने कहा कि जब स्कूल 134 से को नहीं मान रहे तो ये इन नियमों को कैसे मान लेंगे? जी ठीक है, मैं भाटी जी से जवाब लूंगा। सुरेश चंद साहब, कैसे प्राइवेट स्कूलों के एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी? क्या जो आप कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत होगी, क्या ये एजेंडा भी आपकी बातचीत में शामिल होगा सर? सुरेश चंद साहब, लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा सुरेश चंद साहब के साथ जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। भाटी साहब जवाब दीजिएगा। 5 सालों में आरोप लग रहा है कि एक भी स्कूल का ऑडिट नहीं कराया गया, तो फिर महज फॉर्म 6 से ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी सर? नहीं संदीप जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं तो एक स्कूल तो बिल्कुल मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं हमेशा उनके टच में भी रहा, जो DAV संस्था है, मैं आपको बताता हूँ हर शहर में उनके स्कूल हैं, आप पता कर लीजिए। रेगुलर उनका ऑडिट है, रेगुलर जो है वो डिटेल्स 31 दिसंबर तक सबमिट करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि मेरे को तो अपने फरीदाबाद का पता है, यहाँ का। आप कहते हैं कोई भी एक स्कूल बताइए, बहुत सारे स्कूलों ने जमा कराते हैं, लेकिन पहले क्या था, उस पहले प्रोविजन में कोई सरकार का इसके ऊपर चेक नहीं था। ये दिक्कत इसमें यहां आती थी कि वो चेक नहीं था, केवल जब स्कूल कोई अपनी किसी डिमांड के लिए गए तब वो उनसे मांग की जाती थी। लेकिन अब जो ये गाइडलाइंस आई हैं, इन गाइडलाइंस के हिसाब से आप फीस वृद्धि तभी कर सकते हैं जब फॉर्म 6 भर करके आप जमा कराएंगे। अगर आप फॉर्म 6 नहीं, मैंने कहा है फॉर्म 6 जमा नहीं होगा तो मान्यता पर भी सोचा जा सकता है जी। स्कूल का वहां पर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो हुड्डा की लैंड पर है, नगर निगम लोकल जो है उनकी जमीन पर बने हैं, बहुत सारी सुविधाएं वो ले रहे हैं, उस सबके बारे में सरकार विचार कर सकती है। ये भी इसके साथ प्रोविजंस है, इसलिए ये चेकअप पूरा इस प्रावधान में डाला गया है। ठीक है सर, चेक पैरामीटर क्या होंगे, इस पर जवाब मैं लूंगा। संदीप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुरेश चंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों, मैंने सवाल किया था हुकुम सिंह भाटी साहब से भी कि प्राइवेट स्कूलों के जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम, प्रॉफिट और वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों की, इस पर ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी सर? जी ऐसा है कि सभी स्कूल, जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हो या कोई भी हो, उसका एक इनकम टैक्स के अंदर उसकी फाइल जाती है, उसके रिटर्न भरे जाते हैं। 1 2 जो फॉर्म 6 के अंदर पहले भी बैलेंस शीट सबमिट होती थी और आज भी बैलेंस शीट का उन्होंने प्रोविजन दिया है, वो सबमिट होती है जी। अब बैलेंस शीट सबमिट करना स्कूल की जिम्मेवारी है, डिपार्टमेंट के पास बैलेंस शीट जाती है जी। और ऑडिट 2 किस्म की होती है, एक तो रूटीन हर साल ऑडिट होती है, सबमिट हो जाती है। एक ऑडिट होती है कंप्लेंट बेस्ड ऑडिट होती है जी। अगर कहीं किसी स्कूल की कंप्लेंट है, अब की बार तो प्रोविजन फाइन तक का प्रोविजन रखा गया है जी। आपका मिडिल स्कूल पे, प्राइमरी स्कूल पे, सेकेंडरी स्कूल पे एक फाइन तक का प्रोविजन भी रखा है। और जो संदीप जी भी कह रहे हैं कि 10% की फीस की बात कर रहे हैं, वो 10% फ्लैट नहीं हुआ है, हर साल उसके अंदर प्लस माइनस आएगा। CPI +5% है, एक फार्मूला बना दिया है, मैक्सिमम कैपिंग है वो।
अगर मान लो सैलरी से लिंक कर दिया है इसको, अगर स्कूल की सैलरी आपकी 8% बढ़ी है तो आप 8% ही फीस बढ़ा सकते हैं, और इसी चीज की ऑडिट होनी है। और क्योंकि कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं चल सकता, चाहे स्कूल हो, चाहे 5 सालों में एक भी प्राइवेट स्कूल की ऑडिट नहीं कराई गई। इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा चाहिए, और एक पूरा सर्कल है। उस सर्कल के अंदर कहीं पर ये देखना है कि ट्रांसपेरेंसी के अंदर कहीं लेफ्ट राइट तो चीज नहीं हो रही है जी। अब की बार इस एक्ट के अंदर जो पूरा विधानसभा से अप्रूव होकर के ये बना है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि 1 साल 2 साल करने के बाद कुछ पेरेंट्स के पार्ट पर, स्कूल के पार्ट पर कुछ चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को आगे बैठ करके रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन पिछले फॉर्म 6 की तुलना के अंदर अब जो फॉर्म 6 बना है उसके अंदर निश्चित रूप से एक चेक लगा दिया गया है। हम स्कूल वालों के ऊपर एक पूरा का पूरा चेक लगा दिया गया है। जो मनमानी की बात कही जाती है उसको बिल्कुल चेक कर दिया गया है। ये CPI+5 के लिमिट कर दिया है। पहले इस किस्म की लिमिट कुछ नहीं थी। और ऑडिट की बात है, पहले भी ऑडिट होता था, 2 बार मेरा ऑडिट हो चुका है, मेरे स्कूल का ऑडिट हो चुका है। तो ऐसे ऑडिट होते हैं, जब भी कोई किसी भी लेवल पे कोई इशू आता है तो ऑडिट डिपार्टमेंट भी करता है, लेकिन आपके हर स्कूल का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऑडिट करता है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इस एक्ट के अंदर जवाबदेही बना दिया, अगर कहीं पर वो गलत रिपोर्ट देता है तो उसकी डिग्री पे उसके लाइसेंस के ऊपर भी क्वेश्चन लग सकता है। अब की बार उनको भी उसमें बांधा है, ये नहीं कि अपने आप उन्होंने सर्टिफिकेट दिया और बात बन गई है। इस एक्ट के अंदर फाइन तक का और बच्चों का और सभी ने स्कूलों ने अपने इस ट्रांसपेरेंसी इनको डिस्प्ले करनी है, साइट पे डालनी है, ये सारे के सारे प्रोविजन दे दिए गए हैं। इसमें कहीं पर कोई छुपाव की बात नहीं है। अगर कहीं पर मान लो हम में से या स्कूल से कोई गलत करता है, निश्चित रूप से उसका पेरेंट्स भी विरोध करेंगे, हम भी विरोध करेंगे, और उसका करेक्शन होना जरूरी है। इसलिए क्योंकि कहीं भी कोई चीज चलती है, हमें पॉजिटिव वे में अंदर कोई सुधार हुआ है। और अभी पहले से चैलेंजेस आ रहे थे, हर बार जिंदाबाद मुर्दाबाद होती थी या स्कूल को विलेन की तरह प्रस्तुत करते थे। इस बात को 1 साल 2 साल देखा जाए, उसके बाद कोई चैलेंज आएगा, उसका अंदर और सुधार हो सकते हैं। बाकी 2 साल तो कोविड के स्कूल में बिल्कुल आपके 50 दिन भी वर्किंग डे भी नहीं हो पाए पूरे स्कूल में। नर्सरी KG फर्स्ट प्राइमरी तक के बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा 2 साल से। हमारे लिए चिंता की विषय ज्यादा ये है कि ये जो हमारी एक जो जनरेशन है, इसके अंदर जो इम्पैक्ट आ रहा है एजुकेशन ना होने की वजह से, उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि उन बच्चों को ज्यादा ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन की एक लिमिटेशन है, बच्चे की फिजिकल कनेक्ट होना, उस लेवल पे चीजों को जुड़ना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे का चौमुखी विकास हो सके। बच्चा टेलीफोन देख के, स्क्रीन देख करके वो भी थक चुका है, पेरेंट्स भी थक चुके हैं, हम लोग भी थक चुके हैं। अब तो हम सरकार से आपके माध्यम से ये भी कहेंगे, जल्दी से जल्दी स्कूल खोले जाएं, और जिससे कि चीजें नॉर्मल की तरफ जाएं। और संदीप जी, मैं आपको HPSC के माध्यम से आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं कि जो नॉर्म्स बने हैं, मैंने बारीकी से आपको पढ़ा, आप भी एक बार प्लीज पढ़ें उनको, आप पढ़ें, उसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है, कहीं पर भी संशय का कोई इशू नहीं है। उस लेवल पे लेकर के हमारे को निश्चित रूप से स्कूल्स को उसमें क्वेश्चन किया गया है, बहुत गहराई से क्वेश्चन किया गया है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी ने जो बात कही है, मैं सहमत हूं उनसे इस बात को। ठीक है संदीप, आप कह रहे थे कि 5 साल में जो आपने जानकारी ली उसमें ये कहा गया कि कोई भी ऑडिट स्कूलों का नहीं कराया गया। सुरेश चंद जो बात कह रहे हैं उसमें विरोधाभास है। ऐसा है जी, देखिए मेरी बात को मिक्सअप किया गया। मैंने कहा हर स्कूल का एक अपना सीए होता है, वो ऑडिट करता। मैंने कहा है गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट है। मेरे पास कम से कम 8 से 10,000 पेजेस रखे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। आज के टाइम में हम 300 साढ़े 300 रुपए में पूरे महीने की हमें कॉलिंग फ्री मिलती है। मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, 20-20 हजार रुपए टेलीफोन का बिल दिखा रखा है जिन्होंने। हमने अनेक बार ऐसे स्कूलों की कंप्लेंट की है, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और मेरा जो यहाँ पे एक मैंने जो मेन चीज उठाई, मैंने ये कहा है जो ये 10.1 रखा है, ये बहुत ज्यादा है, इसको 4 या 5% पे रखना चाहिए था। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि है उसका औसतन वृद्धि कर पाएंगे स्कूल। नहीं, मैं उसी का मैं कहता हूं, अगर आप किसी स्कूल के कर्मचारियों की 10% वृद्धि करते हैं तो वो मात्र 30% से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। 3% फीस बढ़ाने से इतना पैसा आ जाता है कि आप 10% वृद्धि दे सकते हैं अपने टीचर्स को। तो 4 या 5% बहुत सफिशिएंट था ये। जी ठीक है,
सुरेश चंद जी, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, इस पे मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी प्राइस इंडेक्स है, सेंट्रल प्राइस इंडेक्स CPI है, उसको तो नेचुरल ईयरली वर्दी है, पूरे साल की है, महंगाई है, उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो प्लस 5% यूपी के अंदर भी ये एप्लीकेबल है। उसके लेवल पे कैपिंग कर दी गई है उस लेवल पर। जब कैपिंग की गई है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला डिजाइन करना ही पड़ेगा कि मान लो अगर वो कहते 3% 4%, तो 4% के अंदर तो फिर स्कूल पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनका भी राइट बनता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का राइट बनता है, उसकी सैलरी बने, उसका पूरे का पूरा उसके जो ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिले, वो उसका भी राइट है ना। 3% वृद्धि में आप 10% स्कूल के टीचर्स की फीस सैलरी में वृद्धि कर सकते हैं, और जितना भी एक्सपेंडिचर 4 या 5% में आप कवर हो जाएगा। हमने इसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन की गई है, और मेरा विरोध इसी चीज पे कि ये नियम बनाते वक्त अभिभावकों से सलाह नहीं ली गई, उन्हें अपने विश्वास में नहीं लिया गया सर। मात्र 5% वृद्धि करके आप 10% टीचर्स की और अन्य खर्चे में आप कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन, आप कभी भी आप मेरे से इस पे कैलकुलेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस लौटूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर। हाँ, ठीक है सुरेश, किसी का भी अकाउंट कैलकुलेशन करना अंदाजे लगा करके बहुत आसान कार्य है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो एक अपने आप में बड़ी बात है। उस लेवल पे अंदर आकर के हम अंदाजे कैलकुलेशन, मान लो कहीं पर कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसका हम भी समर्थन करेंगे, उस कमी को उजागर किया जाए और उसका हल निकाला जाए। लेकिन एक ही बात कह करके कि भाई इतने ये कमियां, ये ज्यादा खर्चे, कम खर्चे हैं, तो उस लेवल पे कोई बात नहीं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रिंसिपल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट बनाएगी, कोई गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, अगर एक्ट में कोई कमी है तो कोर्ट इज देयर, वन कैन चैलेंज दैट, उस लेवल पे चैलेंज की जा सकती है अगर कोई कमी है तो। क्योंकि यूपी के अंदर भी पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, हरियाणा के अंदर भी चल रहा है, और मैं तो नहीं समझता कि इसके अंदर कहीं पर कोई इस लेवल का इशू है, बल्कि इसने तो हमारे को बिल्कुल टाइट कर दिया है कि आपको सैलरी से, और सैलरी भी सिर्फ टीचिंग स्टाफ के लिए दी है, बाकी स्टाफ की सैलरी नहीं है, बाकी बिजली का खर्चा और खर्चों का हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सक रहे हैं। स्कूल के अंदर डेवलपमेंट करनी है और काम करने हैं, उसके लेवल पे कहीं पर भी हमें लिबर्टी नहीं दी गई है। आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी है, कितने सारे खर्चे हैं, उन सारे खर्चों को केवल एक ही क्राइटेरिया दे दिया कि आपके सैलरी से टीचिंग सैलरी से जोड़ करके उसको बात कर दी। ड्राइवर की सैलरी बढ़ती है, पीएन की सैलरी बढ़ती है, उनकी ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सुरेश रोड में आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरह से सुरेश चंद साहब भी बता रहे थे कि हाँ ठीक है, प्राइवेट स्कूलों के अपने 8% जो बनता है, जो है उसके लेवल पे हम वर्कआउट ऑडिट कराए जाते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई ऑडिट नहीं होता है। इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या जो फॉर्म 6 भराया जाता है वो जानकारी क्या उतनी मानी जाए या उस पर विश्वास किया जा सकता है, जबकि कोई यहाँ पर सरकारी ऑडिट नहीं किए जा रहे हैं। वैसे जी, पहले तो मैं बीजेपी के मेरे साथी ने मेरे बाद जो कहा कि बीजेपी स्कूल को अपग्रेड करा रही है, कॉलेजों में ये किया वो किया, मैं उनको चुनौती देता हूँ। पूरे हरियाणा में अगर इन्होंने शिक्षा के मंदिर के लिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आंगनबाड़ी हो, कोई भी संस्था अगर एक ईंट कहीं लगाई हो तो मुझे बता दो आप। ये बोलने में माहिर हैं, बोलने में कुछ भी बोल देंगे कि जी हमने ये किया वो किया। अपने आप उनका विरोधाभास देखिए, एक ही बयान में वो ये भी कह रहे हैं कि कई स्कूलों को हमने दूसरे में शिफ्ट कर दिया, बच्चे कम थे। उससे पहले 1 सेकंड पहले वो ये बोल रहे थे कि हमने बच्चों को स्कूल आने के लिए ज्यादा संख्या बढ़ाई है। अगर संख्या बढ़ गई, आपने स्कूल मर्ज करने की जरूरत कैसे पड़ेगी? इनकी नजर, भविष्य जी में लिख लो, सुरेश रोड की ये जो बाइट है ना, ये बात है, आप रिकॉर्ड में ले लो, इसकी ये काम आएगी। इनकी नजर लैंड बैंक के ऊपर है, जो सरकारी स्कूलों के 5-5, 10-10 एकड़ के, मेरे से ज्यादा डिटेल में बारीकी में तो आप लोगों ने चर्चा कर ली ऑडिट की उसकी। एक ही बात को हम सभी उसी पे बहस करते रहे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक बड़ी जो खतरा है वो सभी के लिए है, स्कूल के अभिभावक है उनके लिए भी है, प्राइवेट स्कूल वाले जो साथी हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, उनके लिए भी है। ये सबके लिए खतरा जो है वो बीजेपी की तिरछी नजर जो है ना जी, वो स्कूलों के लैंड बैंक के ऊपर है। इन्होंने सरकारी स्कूलों में जो 4 दीवारी करे हुए 5-5, 7-7 एकड़ के पैच पड़े हैं, इनको इन्होंने शाखा लगानी है इसमें। ये स्कूलों को पहले ठप करेंगे, जैसे इन्होंने अनाज मंडी ठप करी है, जैसे किसानों के लिए इन्होंने किया, ऐसे ही भी ये शिक्षा के छात्रों के पीछे लग गए। किसानों की जो इन्होंने 2022 में आमदनी दुगनी करने की कोशिश की, किसान माने नहीं, करवाई नहीं, वो बच गए।
अब ये छात्रों के पीछे पड़ रहे हैं। छात्रों को भी किसानों की तरह आंदोलन और छात्रों के अभिभावकों को भी आंदोलन चलाना पड़ेगा, तब बचेंगे। ठीक है सर, ये मैं जवाब कहते ले कुछ लेता है, हूं। करते कुछ है। ठीक है। इन्होंने एक ईंट कहीं नहीं लगाई। दूसरी बात भविष्य जी, मैं आपको आपके माध्यम से जानना चाहता हूं बीजेपी के साथी से, इन्होंने शिक्षा का बजट जो है वो कितना बढ़ाया है, ये पूछिए इनसे। अगर आप किसी चीज को अपग्रेड करोगे, महंगाई भी बढ़ रही है, तो आपने शिक्षा में बजट तो बढ़ाया होगा ना, जी शिक्षा का जो होता है। इन्होंने वो उसमें कटौती कर दी। अरे दुनिया में सबसे बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में बजट के लाले पड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने वहां का बजट कम कर दिया। ये किस मुंह से बात कर सकते हैं? शिक्षा के ऊपर तो बीजेपी का प्रवक्ता अगर यहाँ आके बैठ गया, या तो उसको कुछ पता नहीं है, वो अनाप शनाप बातें कर रहा है आपके पास, नहीं तो इन पर बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं होना चाहिए। अगर ये फैक्ट्स के ऊपर बात करें, चलिए अगर पैनल फैक्ट्स के ऊपर बात करें, आप और हम अगर तैयारी करके बैठे, बीजेपी का प्रवक्ता मैदान छोड़ के भाग जाएगा। शिक्षा के ऊपर बीजेपी के लोग अगर पैरवी कर लेते हैं, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई अचंबा नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ भाटी साहब। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ भाटी साहब। देखिए आरोप कई गंभीर लगा रहे हैं शुरू कर दिए। आज जो है बैक कोटे से, बैक डोर से अनपढ़ों को तो IAS लगाने लग गए, रिलायंस जैसी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव को लगाने लग गए बिना यूपीएससी का टेस्ट दिए, और आप कह रहे शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं। ये कैसे स्तर बढ़ा देंगे शिक्षा का? ठीक है, भाजपा की सुन लीजिए भविष्य जी, मैं वैसे इस चर्चा को राजनीतिक चर्चा में नहीं ले जाना चाहता, राजनीतिक चर्चा हम कर भी नहीं रहे। आप यूपीएससी पे बैकडोर एंट्री में जवाब दीजिएगा। बड़े इत्मीनान से सुनिए, सुन लीजिए। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं, हम इसको राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे। शिक्षा का, अगर आपने शिक्षा का बजट बढ़ाया है तो आप बताइएगा। सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए। ठीक है रोड साहब, जी आप कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता तैयारी से नहीं आते हैं, मैदान छोड़ते हैं। आप सुन लीजिए आप जरा, बीजेपी के प्रवक्ता क्या करते हैं? जमीनों को बेचना, प्लॉटिंग करना, लोगों के जमीनों को, किसानों की जमीनों को जबरदस्ती छीनना। भाटी जी, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तैयारी से नहीं आते बीजेपी के प्रवक्ता। आप ये भी आप गलत बात बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे मैं कह रहे क्यों। इत्मीनान से सुना है, आप सुन लीजिए। आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? आपने सुना ही नहीं मेरी बात। मैंने कब कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता तैयारी से नहीं आते? मैंने ये बात बोली नहीं। मैंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता तो आके बोल ही नहीं सकते इस विषय पे। बताते हैं, आप ट्रांसफर इंडस्ट्री कांग्रेस के जमाने चलती थी। आप जो बात मैंने पूछी इसका जवाब दीजिएगा। यूपीएससी में बैकडोर एंट्री जब कर रहे हो तो आप शिक्षा के ठीक है सर, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। रोड साहब एक सेकंड जवाब ले लीजिए। ठीक है हुकुम सिंह भाटी साहब, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें मेरा एक सवाल। ठीक है सर, मुद्दे के स्कूलों को देखिए। ठीक है सर, वो स्कूल नहीं है जो कांग्रेस सर फीस वृद्धि कानून पर मेरा एक सवाल जो मैं, ठीक है सर, जो मैं सवाल तमाम पैनल से कर रहा था, बिना ऑडिट के किस तरह से ट्रांसपेरेंसी खरी मानी जाएगी सर? स्कूल बंद करने के कगार पे खड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी ने नहीं, ठीक है रोड साहब एक सेकंड भाटी साहब इन्होंने कहा, भविष्य जी मैं मैं अभी बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने बजट की बात की। आप आइए चर्चा करते हैं, कल आप डिबेट रखिए बजट के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा ही नहीं, हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है और काम करके दिखाया है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। चलिए ठीक है सर, इस पर भी डिबेट रख लेंगे किसी दिन, क्योंकि लोगों ने, जनता ने इनको हाशिए पर पहुंचाया है। बौखलाहट इनकी हर वक्त अब में साफ नजर आती है। ठीक है, कैसे विश्वास किया जाएगा, कैसे ट्रांसपेरेंसी होगी जब सरकार की तरफ से किसी भी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट नहीं कराया जाता? भाभी जी देखिए, इसका बड़ा सटीक जवाब है जी। ये जो गाइडलाइंस हैं स्कूलों की, ये इसीलिए गाइडलाइंस सरकार ने तय की हैं ताकि फॉरम से, मैंने कहा 31 दिसंबर पहले एक डेट रखी जाती थी, हर स्कूल को अपना फॉर्म 6 पहले भी जमा, सुरेश चंद्र जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, फॉर्म 6 के जरिए जो जानकारी मिलेगी उसे कैसे ऑथेंटिक माना जाएगा सर? मैंडेटरी है, 1 फरवरी की डेट तय की है। अगर 1 फरवरी तक कोई फॉर्म 6 नहीं जमा कराएगा तो मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है। सर उस जानकारी को कैसे ऑथेंटिक माना जाएगा सर? कैसे सरकार ये तय कर लेगी कि ये जो जानकारी फॉर्म 6 के जरिए मिली है ये ऑथेंटिक जानकारी है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, क्या मानक तय किए गए सर? भविष्य जी देखिए, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेल्फ उसमें बहुत भरोसा करती है। आज एफिडेविट गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट नहीं होता, आज एफिडेविट स्वयं अटेस्ट होता है, और अगर उसमें खामियां पाई जाती है तो उसकी पेनल्टी भी तय है, उसकी 420 में भी अंदर होना भी निश्चित है। अगर ये जानकारियां गलत होंगी तो उसके भी प्रावधान है। इसलिए
ये मान के चलना पड़ेगा कि फॉर्म 6 बिल्कुल ठीक मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा नहीं सर, और अगर ठीक है, गलत कार्रवाई वो भी जो है सरकार के कार्रवाई पास के बहुत सारे प्रावधान तो किए प्रावधान सर। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा भाटी साहब। कार्रवाई के प्रावधान तो आपने कर दिए हैं, लेकिन वो क्या मानक होंगे, किस तरह से सरकार ये तय करेगी कि जो जानकारी मिल रही है फॉर्म 6 के जरिए वो सटीक जानकारी है? भविष्य मैं बड़ी छोटी सी बात बताता हूं जी। हर जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू चेक ऑल द स्कूल्स, आइदर दे आर सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल। कोई एक इतनी कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो समय समय पर विजिट करते हैं, देखते हैं, उनको देखना मैंडेटरी है उनके लिए। इसलिए ये हो नहीं सकता कि फॉर्म 6 में कोई जानकारी गलत से भरी जाएगी। ठीक है सर। ये तो मान के ही चलना पड़ेगा। संदीप आपका रिएक्शन। सर सबसे पहले मैं खबर फास्ट का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और हरियाणा का मोस्ट पॉपुलर चैनल है जो हर घर में देखा जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहतक को कम से कम 20 एप्लीकेशन दी है जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की एक डीओ होता है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई रोहतक के अंदर जी। हमने हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और एजुकेशन मिनिस्टर जी को एक चीज कहता हूं सर, इसको सिर्फ एक तो जो ये फॉर्म 6 है इसको एफिडेविट पे लागू करवाया जाए, इसमें पीनल प्रोविजन रखने चाहिए कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा सिर्फ आप एक चीज कर दीजिए, एक तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है हर स्कूल में, ये चीज पारदर्शी करवा दीजिए। और दूसरा डीओ के ऊपर थोड़ा सा नकेल कस दी जाए कि अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो फिर कार्रवाई होगी। ठीक है संदीप, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस डिबेट पे जुड़ने के लिए। हुकुम सिंह भाटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश रोड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश चंद साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सरकार ने हरियाणा में मनमानी फीस वसूली को लेकर फीस वृद्धि कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन कई संशय, कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाकई अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इससे रुक जाएगी, और सवाल ये भी है कहीं ये प्राइवेट स्कूलों को इस वसूली का लाइसेंस तो नहीं है। इन्हीं सवालों के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।